स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज श्वेता पांडे और आज का आपका सेशन है मेगा जीके फिएस्टा 4। लास्ट सेशन में हमने थर्ड फिएस्टा डिस्कस किया था। आई होप जितने भी स्टूडेंट्स ने आज के फिएस्टा को अटेंड किया है उनका फिएस्टा काफी अच्छा गया होगा। कितने कितने स्कोर्स आ रहे हैं सेशन के लास्ट में जरूर बताइएगा। ओके, सो स्टार्ट करेंगे आज के डिस्कशन को और देखते हैं कौन से पैसेजेस थे और क्लेट बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं कि इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये पैसेज आएगा तो ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे आ सकते हैं। इन सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। जहां पर भी कुछ क्वेश्चंस को एनालाइज करना होगा उन्हें हम एनालाइज करेंगे। अदरवाइज हमारे पास 125 क्वेश्चंस हैं इंक्लूडिंग वन लाइनर्स। तो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे और देखते हैं हमारा आज का पहला पैसेज। सो द फर्स्ट पैसेज वाज रिलेटेड टू ब्रिक्स पार्ट 2। ठीक है, और ब्रिक्स अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है। और चलिए वेट फॉर अ सेकेंड, एक बार बताइएगा अगर विजिबल हो प्रॉपर तरीके से। तो प्रॉपरली विजिबल? ओके, चलिए यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट 5 क्वेश्चंस में आपसे क्या क्या पूछा गया है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू ब्रिक्स। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है अबाउट ब्रिक्स। फर्स्ट, ब्रिक्स स्टैंड्स फॉर अ कोलिशन ऑफ द वर्ल्ड्स प्रोमिनेंट इमर्जिंग इकोनॉमीज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। करेक्ट है। जिम ओनील ने ये टर्म दिया था, ये भी करेक्ट है। इसकी इनॉग्रल मीटिंग कब हुई थी? 2006 में। इस टाइम पे ऑफिशियली इसका फॉर्मेशन हुआ। और ये जो लास्ट आपसे पूछा है कि भाई साउथ अफ्रीका को कब इनवाइट किया था, तो डी ऑप्शन इनकरेक्ट है। क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि इनकरेक्ट पूछा है या करेक्ट। बहुत बार इनकरेक्ट पूछा होता है, हम करेक्ट मार्क कर देते हैं जब हमें नहीं पता हो। तो वैसे तो जिसने पढ़ा हुआ है तो उनका इस तरीके का क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। तो साउथ अफ्रीका ने एक्चुअली ज्वाइन किया था, मतलब इसे इनवाइट किया था 2010 में, नॉट इन 12। ग्रुप ने एक्रोनिम अडॉप्ट किया, फिर ब्रिक्स। पहले क्या था? ब्रिक। मतलब जिम ओनील ने कौन सा वर्ड दिया? ब्रिक। देखो यहाँ ब्रिक लिखा हुआ है, अगर यहाँ भी ब्रिक्स लिखा होगा तो फिर ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ब्रिक समिट? तो भाई ब्रिक समिट की अगर हम बात करें तो एनुअली कंडक्ट हो रही है 2009 से। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन अगर हम देखें तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, दैट इज ब्रिक समिट हैव बीन हेल्ड एनुअली सिंस 2009। 40% वर्ल्ड पॉपुलेशन का इसमें इंक्लूडेड है, 24% ग्लोबल, 16% इंटरनेशनल ट्रेड। 15th ब्रिक समिट जोहान्सबर्ग में हुई थी। ठीक है, और इसमें 6 मोर कंट्रीज को इनविटेशन दिया गया, जिसमें से अर्जेंटीना ने इसको ज्वाइन नहीं किया। ठीक, चलिए बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जहां भी डिस्कशन नहीं होगा वहां हम ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे क्वेश्चन के। अकॉर्डिंग टू द जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज इनवाइटेड टू बिकम अ फुल मेंबर ऑफ ब्रिक्स स्टार्टिंग ऑन 1 जनवरी 2024? तो भाई टर्की, मैक्सिको, इंडोनेशिया को नहीं बुलाया था, ईरान को यहाँ पर बुलाया गया था। 15th ब्रिक्स समिट में अगर हम देखें तो ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई फ्रॉम वेस्ट एशिया एंड इजिप्ट एंड इथियोपिया फ्रॉम अफ्रीका, अर्जेंटीना फ्रॉम लैटिन अमेरिका, बट अर्जेंटीना ने इसे ज्वाइन नहीं किया था। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग अच्छे से कि ब्रिक्स में आप कौन से मेंबर आ चुके हैं। तो ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई, इजिप्ट एंड इथियोपिया। Next question, the inclusion of new members into BRICS has significantly boosted the group's access to energy resources. ऐसी कौन सी 2 कंट्रीज हैं जो एनर्जी कॉपरेशन को एनहांस कर रही हैं? तो भाई सभी को पता होगा, सऊदी अरेबिया एंड ईरान। अब इसे एलिमिनेट करना सीख लो। तो अर्जेंटीना तो आया ही नहीं है, इंडोनेशिया भी नहीं है, मैक्सिको और तुर्की भी नहीं है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन में आपको एग्जैक्ट भी नहीं पता हो तब भी आप मार्क कर सकते हो क्वेश्चन को एलिमिनेट करके। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड अच्छे से सीख लो और फिर उस बेसिस पर अपने क्वेश्चन के आंसर करेक्ट मार्क कर दिया करो। चलो नेक्स्ट, 2005 ब्रिक्स एस्टेब्लिश्ड दी सीआरए। प्राइमरी पर्पस सीआरए का ये है कि फाइनेंशियल सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे अपनी मेंबर कंट्रीज को क्राइसिस के टाइम पर। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी,
that is to provide a financial safety to its members in times of crisis. ठीक। नेक्स्ट आपका जो पैसेज था ये रिलेटेड था नीट एग्जाम एंड एनटीए इशू से। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और नीट एग्जाम क्या हुआ अभी सभी को पता होगा। अप्रॉक्स 67 स्टूडेंट्स को यहाँ पे 720 मार्क्स दैट इज फुल मार्क्स मिले हैं। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर 6th से लेकर 10th तक था। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नीट एंड मार्क द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। Before the Indian Medical Association took over, the NEET exam was administered by CBSE. Currently, exam is conducted online and is available in 11 languages. इनकरेक्ट स्टेटमेंट है तो भाई फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये सीबीएसई वाला जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है। एनटीए से पहले ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी assumed responsibility of NEET was conducted by CBSE, तो IMA की जगह क्या आ जाएगा एनटीए। एग्जाम अभी 11 लैंग्वेजेस में कंडक्ट होता है जिसमें इंग्लिश, हिंदी, मराठी, उड़िया, तमिल, उर्दू, बंगाली, तेलुगु, कन्नड़ और असमीज है। ठीक है, सो करेक्ट इज आंसर करेक्ट 1 है, लेकिन स्टेटमेंट इनकरेक्ट पूछी है तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। किस किस का ये आंसर गलत गया है जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द एनटीए एस्टैब्लिश्ड? तो भाई एनटीए 2017 में एस्टैब्लिश हुआ, सभी को पता होगा। और सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के बेसिस पर। अंडर द पब्लिक एग्जामिनेशंस एक्ट 2024 व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर दोज इन्वॉल्व्ड इन ऑर्गेनाइज्ड चीटिंग? तो पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट के अकॉर्डिंग उन लोगों के लिए क्या पनिशमेंट है जो ऑर्गेनाइज्ड चीटिंग में इन्वॉल्व है? तो इसमें क्या किया जाता है 5 to 10 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट रहता है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी, दैट इज मिनिमम 5 to 10 इयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट। हु करेंटली हेड्स द एनटीए? अभी एनटीए को हेड कौन कर रहा है? तो अभी रिसेंट ही न्यूज आई है अप्रोक्स 5 to 6 days प्रायर, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग द हिंदू वगैरह पढ़ रहे हैं, एनालिसिस वगैरह ले रहे हैं तो ये क्वेश्चन आप लोगों का गलत नहीं हुआ होगा। सभी को पता होगा करेंटली जो हेड कर रहे हैं वो है प्रदीप सिंह खरोला। कौन है? प्रदीप सिंह खरोला। गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया है ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन को और फिर इन्हें यहाँ पे अपॉइंट किया है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी दैट विल कंडक्ट अ सीईटी फॉर ग्रुप सी एंड डी एम्प्लॉय पोस्ट इन ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर द परफेक्ट मार्क्स 720 इन नीट यूजी? तो 67 स्टूडेंट्स के परफेक्ट मार्क्स थे इसमें। ठीक है, ध्यान रखिएगा 67 स्टूडेंट्स वाला डेटा भूलना नहीं है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ऑन वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। सो अकॉर्डिंग टू दी कहां से लेकर कहां तक ये हमारे क्वेश्चन थे 11 to 15। So according to the World Bank's report, how many people basic safe drinking water and basic sanitation respectively? अच्छा, कितने लोग हैं जिन्हें ये दोनों फैसिलिटी नहीं मिल पाती है? तो भाई इसका करेक्ट आंसर है ए, दैट इज 197 मिलियन लाइक सेफ ड्रिंकिंग वाटर और 200 मिलियन को बेसिक सैनिटेशन प्रोवाइड नहीं होता है। ये रिपोर्ट किसकी है? वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट है, ध्यान रखिएगा। Which country is jointly organizing the 2024 World Water Forum under the theme of Water for Shared Prosperity? तो ये वर्ल्ड वाटर फोरम कौन सी कंट्री ऑर्गेनाइज कर रही है और थीम क्या रखी है इन लोगों ने? तो थीम है वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दैट इज इंडोनेशिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है और इनकरेक्ट स्टेटमेंट में जो लिखा हुआ है कि जो वर्ल्ड वाटर काउंसिल है ये एस्टेब्लिश्ड हुई 1996 में और मैसिली में लोकेटेड है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। 300 मेंबर्स नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। 260 मेंबर्स है ऑर्गेनाइजेशन में और कितनी कंट्रीज से? तो 52 कंट्रीज से। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। अब
मान लो कि आपको सेकंड स्टेटमेंट समझ नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि एलिमिनेट करना सीखो। ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, अब इन दोनों में से कोई एक होगा। अब हम अगर ऑप्शन पर आए तो वर्ल्ड वाटर फोरम वर्ल्ड की लार्जेस्ट इवेंट मतलब ऑर्गेनाइज किया जाता है हर 3 साल में 1997 से विद अ डिफरेंट होस्ट कंट्री ईच टाइम। तो ये स्टेटमेंट 2 हमारी करेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ए, दैट इज स्टेटमेंट 1 ओनली। Now coming to the next question, what is the name of the index used to measure water scarcity globally? कौन से इंडेक्स को यूज करते हैं वाटर स्कैरसिटी को मेजर करने के लिए? तो फॉल्केनमार्क वाटर इंडेक्स, ठीक है, करेक्ट आंसर है डी। वर्ल्ड बैंक को क्या कहते थे इसके करंट नेम से पहले? सो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बेसिक क्वेश्चंस है। आई थिंक इस बार काफी सारे स्टूडेंट्स के बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, है ना। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आप लोगों का कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, उसको रिप्लाई कर दिया जाएगा। अभी क्वेश्चंस बहुत सारे, तो ध्यान से सुन लो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक था आर्टिकल 31C से रिलेटेड। व्हाट इज द बेंच स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन द केस इन्वॉल्विंग द क्वेश्चंस रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ आर्टिकल 31C एंड प्रॉपर्टी एक्विजिशन? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दैट इज 9। ये स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट की इन्वॉल्विंग द क्वेश्चन रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ आर्टिकल 31C एंड प्रॉपर्टी एक्विजिशन, ठीक है। फिर से इनकरेक्ट पूछा गया है यहाँ पे 31C और इसके इंट्रोडक्शन से रिलेटेड। तो इनकरेक्ट में ये देख लो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसे कब ऐड किया गया? इसको ऐड किया गया था 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, नॉट इन दी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो ये पहला तो गलत ही हो गया। फिर अगर हम आगे देखें तो नेक्स्ट स्टेटमेंट को हम डिस्कस करेंगे। आरसी कूपर केस में सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिडेट किया बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स एक्ट 1969। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, दैट इज स्टेटमेंट 2 ओनली। नाउ व्हाट इज द फोकस ऑफ द कोर्ट्स हियरिंग regarding the Maharashtra Housing and Area Development Act 1976, which led to doubts on existence of Article 31C? इसमें देखो ज्यादा डिस्कस इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये एक फिएस्टा का एनालिसिस है। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं और उनको रिवाइज करते जाइए, ठीक है। ओके, सो क्या फोकस रहा कोर्ट हियरिंग पर? महाराष्ट्र हाउस एंड एरिया डेवलपमेंट एक्ट 1976 है और फिर उसके बाद आर्टिकल 31C के एग्जिस्टेंस पे डाउट आने लगे। सो इट इज चैलेंज टू दी चैप्टर 8A। कोर्ट ने करेंटली कंसीडर किया है इस चैलेंज को। इस चैप्टर को लेकर आए थे अमेंडमेंट लेकर, 1986 में अमेंडमेंट हुआ, उसके बाद इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें ये क्या करता है? तो इट इनेबल्स द गवर्नमेंट टू एक्वायर सीज्ड प्रॉपर्टीज इन मुंबई। मतलब गवर्नमेंट एक्वायर करेगी सीज्ड प्रॉपर्टीज को मुंबई में और यहां से ये साइट करता है ऑब्लिगेशन आउटलाइंड इन आर्टिकल 39B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 1991 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने अमेंडमेंट अपहेल्ड किया, प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया 31C को कि 39B में जो भी लॉज है उन्हें प्रोटेक्ट करेगा ये आर्टिकल, ठीक है। तो ये काफी न्यूज में रहा है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और प्राइवेट रिसोर्सेज से रिलेटेड 39B आर्टिकल है। Which of the following correctly represents the articles which contain the DPSP in the Constitution of India? तो अभी हमने डिस्कस किया 39B, तो 39B कहाँ पे आ जाएगा? 36 से 51 तक ये DPSP आर्टिकल दिए हुए हैं और DPSP हमने कहां से एक्वायर किए हैं? तो आयरलैंड से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिड द सुप्रीम कोर्ट rule that the laws under the 9th schedule would be open to scrutiny if they violated the fundamental rights or the basic structure of the constitution, that is IR Coelho versus the state of Tamil Nadu 2007.
बेसिकली यहाँ पर क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया कि जितने भी लॉज हैं अंडर 9th शेड्यूल ये स्क्रूटिनी के लिए तो ओपन है, अगर ये वायलेट करेंगे फंडामेंटल राइट को या फिर बेसिक स्ट्रक्चर को कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं और नेक्स्ट टॉपिक रिलेटेड है इंडिया टू होस्ट 46th ATCM दैट इज एंटार्क्टिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग, और ये क्वेश्चन है आपके 21 से 25 तक। द अंटार्कटिक ट्रीटी, अच्छा इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, यहां पे देखना समझना, आंसर तो आपका डी होगा, बाकी एक बार समझ लो इसको थोड़ा सा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो वही अंटार्कटिक ट्रीटी 12 सिग्नेटरी नेशन के साथ और कुछ एडिशनल पार्टीज के साथ कंडक्ट की गई थी, यहाँ पे बनाई गई थी, है ना। इसने अपना इंटरेस्ट बताया अंटार्कटिका में थ्रू साइंटिफिक रिसर्च, इसको डेजिग्नेट किया एज अ टेरिटरी फॉर पीसफुल, ओके ठीक है, फॉर पीसफुल पर्पसेस साइंटिफिक कॉपरेशन एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। ट्रीटी को साइन किया गया काफी सारी सपोर्ट के साथ, और फिर इसका जो इंसेप्शन हुआ है अगर हम बात करें तो नॉर्मली हर 2 साल में तो ये मीटिंग हो रही है, अब जो है एनुअली होती है मीटिंग। तो ये देख लो, सिंस द इंसेप्शन, जब बनी है तब से अंटार्कटिक ट्रीटी की ये कंडक्ट हो रही है मीटिंग एनुअली, तो ऐसा नहीं है, पहले 2 साल में होती थी 1961 से 94 तक, फिर उसके बाद एनुअली कंडक्ट की गई। तो क्वेश्चंस को थोड़ा सा अगर ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे तो इस तरीके के क्वेश्चंस करेक्ट हो जाएंगे। Which protocol also known as Protocol on Environmental Protection to the Antarctic Treaty was adopted in 1991। तो ये था मैड्रिड प्रोटोकॉल, फॉर्मली इसको प्रोटोकॉल ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन टू द अंटार्कटिक ट्रीटी कहा जाता है। इसको अडॉप्ट किया गया था 1991 में। कुछ प्रिंसिपल्स इसके एनवायरमेंट प्रिंसिपल्स हैं अंटार्कटिका में एक्टिविटीज से रिलेटेड। ठीक है, नॉट ट्रू पूछा है तो भाई देख लेते हैं। नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च ऑटोनॉमस रिसर्च है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने 25 में 1998 में एस्टेब्लिश किया था। इसके हेडक्वार्टर की हम बात कर लेते हैं तो भाई इसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में नहीं है, हेडक्वार्टर है इसका गोवा में। ठीक है, वेट फॉर अ सेकेंड। तो भाई इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, हेडक्वार्टर इज इन गोवा, सो करेक्ट आंसर इज बी। नोडल एजेंसी है और नन ऑफ द अबव। तो भाई यहीं से समझ आ गया, जब आपको पता है कि वास्को डी गामा गोवा में इसका हेडक्वार्टर है तो आगे की चीजें पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। हाँ, स्टेटमेंट बेस्ड होगा तो फिर आगे पढ़ो, या एक से ज्यादा ऑप्शंस है तो पढ़ो, अदरवाइज यहां तक कवर कर लो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट अबाउट इंडियन आर्कटिक रिसर्च स्टेशंस एंड एक्सपीडिशंस इज आर करेक्ट। इंडिया ने एस्टेब्लिश किया फर्स्ट अंटार्कटिक रिसर्च दक्षिण गंगोत्री 1983 में। ठीक है, 2 ईयर राउंड रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका मैत्री 1989, भारती 2012। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दैट इज बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2। ठीक, चलो आगे बढ़े। यहां तक किस किस के क्वेश्चन गलत हुए हैं, बहुत सिली जल्दी से बता दो कमेंट सेक्शन में। विच स्टेटमेंट अबाउट द अंटार्कटिक ट्रीटी इज इनकरेक्ट। तो भाई 1959 में साइन हुई थी, 12 कंट्रीज ने साइन की थी इन अंटार्कटिक रिसर्च ड्यूरिंग द इंटरनेशनल जियोफिजिकल ईयर। ठीक है, और यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत होगा। कैसे, तो अंटार्कटिक ट्रीटी करेंटली हैज 57 मेंबर्स। तो ये ट्रीटी जो ज्वाइन की थी 1983 में ज्वाइन की थी। देखो यहां से ये समझो कि जो भी अब आप ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हो, कोई भी ट्रीटी पढ़ रहे हो, कोई भी इवेंट पढ़ रहे हो, तो उसमें ये जरूर पढ़ें कि कितने मेंबर्स आए, किन किन ने इसे ज्वाइन किया। अगर नंबर ऑफ मेंबर्स ज्यादा है तो नंबर याद कर लो, अगर नंबर ऑफ मेंबर्स कम है तो नाम याद कर लो। ठीक है ना, इंडिया ने कब ज्वाइन किया ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे कोई भी टॉपिक आप डिस्कस कर रहे होगे। ठीक है, तो इंडिया ने ट्रीटी को ज्वाइन किया था 1983 में।
अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, चाइल्ड, फ्रांस, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, यूके, इन्होंने ओवरलैप किया टेरिटोरियल क्लेम्स को अंटार्कटिका में, जो रिकॉग्नाइज्ड अदर नेशंस ने नहीं किया। यूएस और रशिया बेसिस ऑफ क्लेम मेंटेन करते हैं यहाँ पे, तो इस तरीके से इतने क्वेश्चन को देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, जम्मू एंड कश्मीर अटैक से रिलेटेड आपके क्वेश्चन थे 26 से लेकर 30 तक, है ना। So Riesi, where the recent attacks occurred, is situated on Chenab River. ध्यान रखना, कहीं पर कोई अटैक हो रहा है, वहां पर किसी रिवर का अगर सिग्निफिकेंस है, कोई जैसे मैत्री ब्रिज अभी बनाया गया है, मैत्री सेतु लेकर आए हैं, तो कौन सी रिवर है, किसे कनेक्ट कर रही है, ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से याद रखनी है, ध्यान रखना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, दैट इज चेनाब रिवर। ये डिस्ट्रिक्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट है जम्मू डिवीजन की, ठीक है। उधमपुर डिस्ट्रिक्ट और रंबन डिस्ट्रिक्ट ईस्ट से ये बॉर्डर्ड है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट इन साउथ, राजौरी इन वेस्ट एंड कुलगाम ऑन नॉर्थ। ये आपसे नहीं पूछेंगे, ठीक है, लेकिन रिवर आपसे जरूर पूछी जाएगी। Who was the king of Kashmir when the instrument of accession signed? सभी को पता होगा, हरि सिंह थे। फर्स्ट फॉर्मल डॉक्यूमेंट था कश्मीर का कल्हड़ा की राज तरंगिनी, ठीक है। देन आफ्टर दैट, जिसमें मतलब ये डिटेल बताती है रीजन की, हिंदू मुस्लिम रूलर्स ने इसे गवर्न किया इंडिपेंडेंस से पहले। रंजीत सिंह के टाइम पे सिख ने भी कंट्रोल किया। गुलाब सिंह रूलर बने 1822 में। 1857 में जब इनकी डेथ हुई तो रणवीर सिंह ने थ्रोन को असेंड किया। हरि सिंह रूलर बने और फिर ये किंग ऑफ कश्मीर बने व्हेन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन वाज साइंड टू इंडिया वाज साइंड। एंटी टेररिज्म डे हर साल कब मनाया जाता है? तो एंटी टेररिज्म डे 21 मई को ऑब्जर्व किया जाता है, सभी को ध्यान रखना है। क्यों मनाया जाता है इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं फ्राइडे वाले 6 PM सेशन में, है ना। चलिए, हु इज द करेंट डायरेक्टर ऑफ NIA which is responsible for investigating and prosecuting terror related offenses? तो सदानंद वसंत दाते। NIA 2008 के एक्ट से आया। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF टेरर फंडिंग को कम करने के लिए 1989 में आई थी, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज 1989। जीनो ट्रांसप्लांटेशन पर अब हम आते हैं। 31 से लेकर 35 तक आपके क्वेश्चंस हैं। देखते हैं क्या है जीनो ट्रांसप्लांटेशन के बारे में। चल, तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट रीसेंट मेडिकल इवेंट अकर्ड ड्यूरिंग जीनो ट्रांसप्लांटेशन एंड वाज रिसेंटली इन द न्यूज ड्यू टू द डेथ ऑफ द पेशेंट? पेशेंट की डेथ हो गई थी और यहाँ पे क्या किया गया था? फर्स्ट सक्सेसफुल पिग टू ह्यूमन किडनी ट्रांसप्लांट था और उसके बाद उनकी 2 से 3 महीने में डेथ हो गई। मॉलिक्यूल कौन सा होगा जो एंजाइम Cas9 को गाइड करता है टू द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द जीनोम ड्यूरिंग जीन एडिटिंग? सो करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज gRNA, ठीक है। तो गाइड पूछा है तो gRNA ऐसे याद रख लो। फिर आपसे CRISPR-Cas9 का फुल फॉर्म भी शायद पूछा हुआ है, हाँ ये रहा वो क्वेश्चन। तो क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। In which year Emmanuel Charpentier and Jennifer A. Doudna received the Nobel Prize in Chemistry? तो भाई ये मिला था 2020 में इनको नोबेल प्राइज। अच्छे से ध्यान रख लेना किस चीज के लिए मिले हैं, ये भी ध्यान रखना है। इंडिया से कोई रेसिपिएंट रहे हैं इस फील्ड में तो वो आपको ध्यान रखना होंगे। इतनी सारी चीजें नोबेल प्राइज से रिलेटेड हैं और इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। चल, अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और Which disease became the first to be targeted for CRISPR-based therapy in India? तो ये है सिकल सेल एनीमिया। फर्स्ट डिसीज है इंडिया में जिसे टारगेट किया गया है CRISPR-based थ्योरी, ठीक है। और वर्ल्ड सिकल सेल डिसीज डे कब आता है? 19 जून को। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने मोबाइल वैन्स भी लॉन्च की हुई है उन्मुक्त प्रोजेक्ट में, ताकि एनहांस कर सकें ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में, इस मतलब अवेयर कर सकें, टाइमली मैनेजमेंट कर सकें इस डिसीज को। अर्थ डे कब मनाया जाता है बताओ जरा जल्दी से कमेंट सेक्शन में।
So which statement about Earth Day and its history is incorrect? तो अर्थ डे की अगर हम बात करते हैं, देखिएगा, सो अर्थ डे इज नाउ ग्लोबली कोऑर्डिनेटेड बाय earthday.org, ठीक है। अर्थ डे फर्स्ट 1970 में ऑब्जर्व किया गया, अप्रोक्सीमेटली 20 मिलियन पीपल ने इसे प्रोटेस्ट किया, कॉल बाय यूएस सीनेट गैलोर्ड रेसल, ठीक है। 1969 में संता बरबरा ऑयल स्पिल सिग्निफिकेंट इवेंट था, ठीक है, तो ये गलत है। 2009 में यूएन ने 22 अप्रैल डेजिग्नेट किया एज इंटरनेशनल मदर अर्थ डे, सो द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज 1969। क्लियर है? कौन सा गोल एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है earthday.org में प्लास्टिक फ्री फ्यूचर अचीव करने के लिए? So reducing the use of plastic in the construction industry by 50% by 40%, ये है आपका करेक्ट आंसर सी। What is the theme for World Earth Day? भाई इस बार की थीम थी प्लानिट वर्सेस प्लास्टिक्स। क्या थीम थी? प्लानिट वर्सेस प्लास्टिक्स। थीम्स याद रखना, डेज याद रखना, कब से स्टार्ट किए, किसने स्टार्ट किए, इंडिया का कुछ अगर रोल है, इतने पॉइंट्स आप लोगों को याद रखने ही रखने होंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। विच इनोवेटिव अप्रोच डज earthday.org emphasize in building a plastic free world? So investing in innovative technologies and materials, इसमें कुछ डिस्कशन का पॉइंट नहीं है। मई 2022 में अंडमान एंड निकोबार ने एडमिनिस्ट्रेशन ने इशू किया पब्लिक नोटिस क्रिएशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का। तो कौन से आइलैंड के लिए इसे प्रपोज किया गया था? मीरो आइलैंड, मेंसल आइलैंड एंड लिटिल निकोबार आइलैंड। पानी पी लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो सेशन में वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है ना, वहां पे पूछ लीजिएगा। बढ़े आगे। चल, तो भाई यहाँ पे है, ये आइलैंड्स के नाम तो हमने देख लिए। अंडमान और निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन ने कंसल्ट या इन्फॉर्म नहीं किया अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। 1200 सदर्न निकोबारीज इनहेबिटेंट्स ऑफ पटाई तकारू, दैट इज ग्रेट निकोबार आइलैंड, एंड पटाई तिभी, दैट इज लिटिल निकोबार आइलैंड। यहाँ पे इनके कुछ ट्रेडिशनल राइट्स रहे हैं ओवर बोथ इनहेबिटेड एंड सपोजली अनहेबिटेड आइलैंड्स में, तो इसलिए आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलो, चाबार पोर्ट ऑपरेशन से रिलेटेड 41 से लेकर 45 तक के क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज द प्राइमरी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ द चाबहार पोर्ट फॉर इंडिया? तो ये इंडिया को एक्सेस देगा कहाँ के लिए? अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। बेटा चलिए, क्या हो गया हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर? डी, अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया को फैसिलिटेट करेगा। नाउ चाबहार, एन इंपॉर्टेंट ओशनिक पोर्ट इन ईरान, इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स? तो भाई कहाँ पर है चाबहार? सभी को पता होना चाहिए, सिस्तान और बलूचिस्तान प्रोविंस ऑन दी माकरन कोस्ट, ठीक है। तो चाबहार ईरान का क्लोजेस्ट ओशनिक पोर्ट है टू इंडिया, सिस्तान और बलूचिस्तान प्रोविंस में है, इन द गल्फ ऑफ ओमान। एक मिनट रुकिएगा, इसको हम यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं, नोट डाउन कर लेना इसको ध्यान से। चाबहार पोर्ट इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो जो ईरान का क्लोजेस्ट ओशनिक पोर्ट है इंडिया को लेकर, वो चाबहार ही है। और गल्फ ऑफ ओमान में हम इसे देखते हैं, इसमें 2 मेन पोर्ट्स हैं, एक शहीद कालंतरी पोर्ट और एक शहीद बेहेस्ती पोर्ट, ठीक है। ईरान ने प्रपोज किया है कि जो इंडिया है वो डेवलप करेगा शहीद बेहेस्ती पोर्ट, और ये वार्मली ऑफर ये एक्सेप्ट किया है इंडिया ने। सो दिस ऑफर वाज एक्सेप्टेड बाय इंडिया, ठीक है। चलो, which of the following statements is are incorrect? India signed a MOU for the development of the Chabahar port in 2016.
In 2016, India, Iran, and Afghanistan signed a trilateral agreement to establish the International Transport and Corridor, also known as चाबहार Agreement. तो भाई इंडिया ने साइन किया है MOU और मई 2015 में साइन किया है, ठीक है। 2016 में इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान ट्राइलेटरल एग्रीमेंट में आए इस एग्रीमेंट से रिलेटेड। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, दैट इज स्टेटमेंट 1 ओनली इज इनकरेक्ट। Which eco-friendly pesticide did India provide to Iran in 2021? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, दैट इज माल्थियन। ये एक इंडो फ्रेंडली पेस्टिसाइड है जो इंडिया ने ईरान को प्रोवाइड किया 2021 में। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है लोकस्ट अटैक जो होता है उसे कम करने के लिए थ्रू दी चाबहार पोर्ट, ठीक है। चाबहार पोर्ट एक वाइटल गेटवे है डिलीवरिंग ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड सपोर्टिंग रिकंस्ट्रक्शन एफर्ट्स इन अफगानिस्तान। 2.5 मिलियन टन्स ऑफ व्हीट, 2000 टन्स ऑफ पल्सेस इंडिया से अफगानिस्तान की तरफ शिफ्ट होती हैं थ्रू चाबहार पोर्ट। 2021 में इंडिया ने 40,000 लीटर्स इको फ्रेंडली पेस्टिसाइड मलाथियन भी दिया है ईरान को बाय द पोर्ट टू कॉम्बेट लोकस्ट इन्फेस्टेशन। तो ये पूछ सकते हैं कि ये वर्ड मालाथियन क्या है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा। चलिए अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या पूछा है? इमेजिन यू आर अ ट्रेड एनालिस्ट एट एन इंडियन लॉजिस्टिक्स कंपनी, ठीक है। आप यहाँ पे आपको बोला गया है कि आप ट्रेड एनालिस्ट हैं इंडियन लॉजिस्टिक कंपनी में, न्यू अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर रहे हैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। जो रिसेंट साइनिंग है लॉन्ग टर्म बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट की इंडिया और ईरान के बीच में फॉर द ऑपरेशन ऑफ द चाबहार पोर्ट है सिग्निफिकेंट एप्लीकेशन फॉर ट्रेड रूट्स एंड लॉजिस्टिक्स। अब आपका टास्क यहाँ पर ये है कि आपको एक्सेस करना है कि कैसे ये एग्रीमेंट अफेक्ट करेगा आपकी कंपनी के ऑपरेशंस को, और एक स्ट्रेटेजिक प्लान प्रपोज करना है इस डेवलपमेंट को लिवरेज करने के लिए। अब स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को कंसीडर करते हुए आपको बताना है कि कौन सी स्ट्रेटेजी आपकी लॉजिस्टिक कंपनी को प्रायोरिटाइज करेगी, बेनिफिट करेगी डेवलपमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आप क्या करेंगे, एक डेडिकेटेड ऑफिस बना देंगे चाबहार में ताकि कोऑर्डिनेट कर सकें पोर्ट एक्टिविटीज। फ्लीट एक्सपेंशन में आप इन्वेस्ट करेंगे, कार्गो वॉल्यूम्स बढ़ेगा जब कनेक्टिविटी या कम्युनिकेशन ही नहीं होगा, कोई ऑफिस ही नहीं होगा, तो इन सारी चीजों का कोई रोल नहीं है। पार्टनरशिप आप कर लेंगे अगर इन फर्म्स के साथ तो भी उतना बेनिफिट नहीं होगा। मार्केटिंग और सेल्स पर फोकस करेंगे चाबहार के थ्रू यूरोपियन क्लाइंट्स पर, ये भी इतना फोकस्ड नहीं रहेगा। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, एक ऑफिस होगा जहां से आप कम्युनिकेट आसानी से कर पाओगे और अपने काम को अच्छा कर पाओगे। तो आपको कंडीशन को देखते हुए आंसर देना है, आपको अपने अकॉर्डिंग आंसर नहीं देना है, इनडायरेक्टली अपने अकॉर्डिंग आंसर देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पैसेज है हमारा 46 से 50 तक, दैट इज इंडियन लिटरेरी वर्क इन यूनेस्कोज मेमोरीज ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट यूनेस्कोज मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। रामचरितमानस, पंचतंत्र, सहदेव लोका, लोकन्ना आर लिस्टेड इन द रजिस्टर। ये हमने एमसीक्यू सेशन में डिस्कस किया था, करेक्ट है। फिर उसके बाद आपसे बताया है कि ये जो तीनों हैं आचार्य आनंदवर्धन, विष्णु शर्मा और गोस्वामी तुलसीदास जी की, ठीक है। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स पाइवटल रोल प्ले किया है इसने MOW CAP 10th मीटिंग के टाइम पर। और इसने जो अपने नॉमिनेशन सबमिट किए हैं वो ये बोल रहे हैं रीजनल रजिस्ट्रार को मल्टीपल टाइम सिंस इट्स इंसेप्शन। तो यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि जो इंदिरा गांधी सेंटर है फॉर द आर्ट्स इसने क्रूशियल रोल प्ले किया है, और दिस वाज द इनॉग्रल सबमिशन बाय IGNCA टू द रीजनल रजिस्टर सिंस इट्स एस्टेब्लिशमेंट इन 2008। तो यहाँ पे आपका इनकरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी।
क्लियर है? ये है स्टेटमेंट डी, दैट इज इनकरेक्ट। इन विच ईयर मेमोरी ऑफ वर्ल्ड प्रोग्राम लॉन्च? तो 1992 में। कोई भी न्यूज में वही फिर बता रही ऑर्गेनाइजेशन है तो कब लॉन्च हुआ, कैसे आया, ये आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है? ये नहीं भूलना है किसी भी कंडीशन में। चलिए आगे बढ़े। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? Which statement about the पंचतंत्र is correct? Authored by चाणक्य? नो। किसने? विष्णु शर्मा जी ने इसे ऑथर्ड की है। कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड एनिमल फेबल्स, ठीक है, ये करेक्ट है। कंसिस्ट ऑफ मीडिएवल टाइम की स्टोरीज इसमें नहीं है। मैन्युस्क्रिप्ट पर्शियन में, ये भी गलत है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। एक बार देख लो, 3rd सेंचुरी बीसी में इसका प्राइमरी पर्पस था गाइड इन पॉलिटिकल साइंस, ड्रॉइंग फ्रॉम नीति टीचिंग्स। तो सभी ने पढ़ी होंगी पंचतंत्र की कहानियां, जिसने नहीं पढ़ी है वो एक बार देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिलगिट मैन्युस्क्रिप्ट आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग बुद्धिस्ट टेक्स्ट एंड पार्ट ऑफ यूनेस्कोस मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। तो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या रहा है गिलगिट मैन्युस्क्रिप्ट का? अर्ली बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट है जो डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिज्म से रिलेटेड इंसाइट्स प्रोवाइड करते हैं। सुश्रुत संहिता इज रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन टू एंशिएंट इंडियन मेडिसिन, ठीक है। सुश्रुत संहिता में डिटेल डिस्क्रिप्शन है सर्जिकल टेक्निक्स और प्रोसीजर्स का, दोनों करेक्ट है। सो ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। EU ब्रेक्सिट इम्पैक्ट एंड EU इलेक्शन क्राइसिस पर आ जाते हैं। सो व्हाट इज द वन कंट्री वोटिंग रूल इन यूरोपियन पार्लियामेंट इलेक्शंस? मतलब सिटीजन्स अपनी कंट्री से MEPs चूज करेंगे वोट करने के लिए, ठीक है। ये आपका जो फिएस्टा पोर्टल पर होता है उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना। EU citizens vote from abroad in which of the following countries? So सभी जगह ये वोट कर सकते हैं एक्सेप्ट शेजिया, आयरलैंड, माल्टा एंड स्लोवाकिया। सो करेक्ट आंसर इज ए। ठीक, कौन से प्रिंसिपल को यूज करते हैं? MEPs डिटरमाइन करने के लिए, नंबर ऑफ MEPs इलेक्टेड फ्रॉम ईच EU कंट्री। सो सी, डिग्रेसिव प्रोपोर्शनैलिटी। डिग्रेसिव प्रोपोर्शनैलिटी एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसे यूज करते हैं सीट्स को एलोकेट करने के लिए यूरोपियन पार्लियामेंट में, इस तरीके से जिससे रिप्रेजेंटेटिव्स बैलेंस हो लार्जर और स्मॉलर EU मेंबर स्टेट्स में। मतलब कहीं कहीं EU जो मेंबर स्टेट है, मतलब जो कंट्रीज हैं वो बहुत बड़ी हैं, कहीं कहीं बहुत छोटी हैं, पॉपुलेशन बेस्ड पर भी, तो इन सब चीजों को बैलेंस करते हैं, ठीक है। 2024 में इलेक्शंस में 720 MEPs इलेक्ट हुए, जिसमें से मोर देन 15 प्रीवियस इलेक्शंस के कंपैरिजन में थे। यहां से ये पॉपुलेशन चेंज के बारे में बताता है और ये बताता है कि भाई रिप्रेजेंटेशन बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है टू डिग्रेसिव प्रोपोर्शनैलिटी। EU के मेंबर कौन कौन है? यूरोपियन काउंसिल के, सॉरी। सो हेड ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट from member countries, President of the European Council and European Commission and the High Representative for Foreign Affairs. कौन से एक्ट में EU लॉ है एज डोमेस्टिक लॉ इन द UK पोस्ट ब्रेक्सिट? सो यूरोपियन यूनियन विड्रॉल एक्ट ऑफ 2018। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब पैसेज आपका रिलेटेड है मॉन्यूमेंट डीलिस्टिंग बाय ASI। आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट अप्लाइज टू मॉन्यूमेंट्स। तो ये एक्ट किस पे, कौन से मॉन्यूमेंट पर आता है? जो 100 ईयर से भी ज्यादा ओल्ड हो, ठीक है। हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया, सॉरी इन, एक मिनट, ये क्वेश्चन इन वर्ल्ड होना चाहिए और करेक्ट आंसर होगा बी, इटली, ठीक है। कंट्री का जो टैली है वो 58 से इंक्रीज हुआ है, न्यू लोकेशन फॉर 2021। तो ये इटली याद रखना कि
how many centrally protected monuments will remain under the ASI's purviews after the delisting of the 18 मॉन्यूमेंट्स को डीलिस्ट किया गया है और डीलिस्टिंग के बाद 3675 अब रिमेनिंग है। ठीक है, पहले 3693 थे, याद रखना पहले कितने थे अभी कितने हैं। इंडियाज नॉमिनेशन फॉर द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट फॉर द 24-25, तो ये है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स ऑफ इंडिया। 46th सेशन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का इंडिया होस्ट करने वाला है। ठीक है, तो कर दिया होस्ट, होगा क्या होगा बस ये ध्यान रखो इंडिया ने कब कब होस्ट किया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट 2023। इसरो प्रीवियसली क्या कहते थे, इसरो को इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, करेक्ट है ये। 1969 में रीनेम्ड हुई कमिटी, 1962 में बनी थी, as envisioned by Dr. Vikram Sarabhai, laying the foundation for India's space program. चलिए, as per the report, how many satellites did India launch by end of December 2023? 127 सैटेलाइट्स लॉन्च कर चुका है इंडिया। इसरो का क्या रोल है इंटर एजेंसी डेब्रिस कोऑर्डिनेशन कमेटी में, तो चेयर है ना, इसरो प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल और सर्विंग एज द चेयर ऑफ द IADC ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम। विच सिस्टम कंपाइल द इंडियन स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट, सो इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशंस मैनेजमेंट IS4OM। Which Indian satellite underwent controlled the re-entry through an immensely challenging exercise in 2023? Megatrophics 1. Bihar's demand for special category status. तो भाई यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ पे देखिएगा, Why does Bihar demand special category status? ये जो आपका आंसर होगा वो होगा B. To receive more financial assistance and grants, especially unmarked for development projects. ठीक है, इनकरेक्ट पूछा है तो स्टेटस फर्स्ट जम्मू एंड कश्मीर, असम और नागालैंड को अकॉर्ड किया 1969 में। रिसेंटली तेलंगाना अकॉर्डेड स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे अगर हम देखें, और ठीक है, फ्रॉम आंध्र प्रदेश, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्लूड्स प्रोविजन सिंस इट्स इंसेप्शन, ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो इंसेप्शन से नहीं है, 1969 से लगभग ये स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ पे भी आपका करेक्ट आंसर होगा सी। ठीक है, इसको एक बार हम देख लेंगे और जो भी चेंज होगा उसको कमेंट सेक्शन में बता देंगे। रिसेंट सर्वे में नीति आयोग का ने क्या बताया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ने, that is what percentage of Bihar's population was multidimensionally poor in 2022-23? So 26.95%. According to 14th Finance Commission, which states are still eligible for special category status? Northeastern states और 3 hill states अभी भी eligible है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के लिए। ठीक है, जिसमें है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हाउ डज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट अ फाइनेंस कमीशन एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो हर 5 साल में, इन एवरी 5 years फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन दिया है, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सभी को पता होगा। चलिए आगे बढ़े। आर्मेनियन जीनोसाइड, व्हाट इवेंट ऑन April 24, 1915 मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द आर्मेनियन जीनोसाइड? तो इनिशिएशन हुआ था ऑफ द डिटेनमेंट ऑफ आर्मेनियन इंटेलेक्चुअल्स एंड लीडर्स इन कॉन्स्टेंटिनोपल। व्हाट इज इंडियाज स्टैंड ऑन द आर्मेनियन जीनोसाइड? इंडिया ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया है, इन्फ्लुएंस बाय इट्स फॉरेन पॉलिसी एंड जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट की वजह से। यूएन कन्वेंशन ऑन जीनोसाइड, 2 मेन एलिमेंट्स क्या है जो जीनोसाइड कॉन्स्टिट्यूट करते हैं? तो ये है इंटेंट एंड एक्शन।
ठीक है, ये ध्यान रखना अच्छे से। इसमें आपको पता होना चाहिए यूएन कन्वेंशन ऑन जीनोसाइड का कहना है कि जीनोसाइड में इंटेंट भी होना चाहिए किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए, इन होल और इन पार्ट, नेशनल, एथनिक, रेशियल और रिलीजियस ग्रुप, और एक्शन भी हो दैट टू कैरी आउट इंटेंट थ्रू एक्ट सच एज किलिंग members of the group, causing serious bodily or mental harm, imposing conditions intended to destroy the group, preventing birth within the group, or forcibly transferring children of the group. यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, दैट इज इंटेंट एंड एक्शन. What was the primary reason for the Ottoman Empire's crackdown on Armenians starting in April 1915? So correct answer is C, that is alleged betrayal during World War I. Which country was the first to officially recognize the Armenian genocide in 1965? उरुग्वे. उरुग्वे फर्स्ट कंट्री थी जिसने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया आर्मेनियन जीनोसाइड 1965 में. यहां से एक्नॉलेजमेंट बढ़ा, ठीक है. और फिर उसके बाद ऑटोमन एम्पायर 20th सेंचुरी का हम देखते हैं. 1915 से 16 तक आर्मेनियन जीनोसाइड हुआ जिसमें सिस्टमेटिक और डेलिबरेटिव एक्सटर्मिनेशन था आर्मेनियंस का बाय दी ऑटोमन गवर्नमेंट. स्मार्ट सिटीज मिशन स्टेटस. एक सेकेंड रुकिएगा. So what governance structure was adopted for implementing the smart cities mission? तो यहाँ पे स्पेशल पर्पस व्हीकल स्ट्रक्चर यूज किया गया था. What is the funding pattern envisioned for the smart cities mission? So public private partnership, route with government assistance. ये थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रख लेना. Now, which of the following components of the SCM focuses on developing new urban areas with smart technologies? So, greenfield projects. Under the Smart Cities mission, how were cities selected for development? तो through a competitive selection process के through cities को select किया जाता है और 100 cities इसमें select की गई हैं जनवरी 2016 से जून 2018 तक. ठीक है. फाइनेंशियल सपोर्ट कितना सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है सिटीज स्मार्ट सिटीज मिशन के लिए? सो 48,000 करोड़. ग्लोबल रिपोर्ट ऑन नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेज 81 से 85 तक, इसको हम जल्दी से देखेंगे, ज्यादा कुछ डिस्कशन का पॉइंट नहीं है. एंटिटीज नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज 2023 से रिलेटेड ये है कि नोमा को एंटिटीज की लिस्ट में ऐड किया गया. बांग्लादेश फर्स्ट कंट्री थी जिसे वैलिडेट किया by WHO World Health Organization for eliminating vascular leishmaniasis as a public health problem. ठीक है. कौन से ईयर में एक्सिलरेटेड प्लान फॉर एलिमिनेशन APELF का आया सिमिलर टू इंडिया सक्सेस विद गिनी वॉर्म, ट्रैकोमा एंड यर्स? तो B, that is 2027. Which initiative aims to prioritize impact and collaboration across healthcare, sanitation and communities for eliminating entities by 2030? लंदन डिक्लेरेशन है. एंटिटीज कब लिस्ट में ऐड हुआ 2023 में? तो कौन सा ऐड हुआ? तो नोमा को इसमें ऐड ऑन किया गया था. ठीक है. चलिए 2023 में कितनी कंट्रीज को एक्नॉलेज किया WHO ने फॉर एलिमिनेटिंग एटलीस्ट वन एंटिटी? तो 5 कंट्रीज थी इसमें. ठीक है. तो ईयर पूछा है, ईयर ध्यान रखना आपको. नोटा ऑप्शंस इन इंडियन इलेक्शंस. नोटा भाई मध्य प्रदेश में आप देख रहे होंगे काफी सारी चीजें और ये सब देखते हुए नोटा काफी न्यूज में रहा है. ठीक है. तो नोटा के बारे में थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा. Which of the following statements is correct regarding the introduction of the nota? None of the above option in India. तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि नोटा ऑप्शन लेकर आइए 2013 में, सितंबर 2013 में, एज अ मेजर टू सेफगार्ड दी सीक्रेसी ऑफ वोटर्स चॉइसेस. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर? दैट इज बी. ये जो है ये इनकरेक्ट, सॉरी ये करेक्ट स्टेटमेंट है. बाकी क्यों इनकरेक्ट है तो देख लेते हैं. अच्छा, इसमें निगेटिव वोटिंग रिकमेंड नहीं की गई है.
इस तरीके से बताया है। और लगभग देख लो इसको एक बार, ज्यादा कुछ ऐसा डेप्थ का पॉइंट है नहीं। आइडिया ऑफ द नॉन ऑफ द अबव कहाँ से देखने को मिलता है, हाँ ये ध्यान रखना, इसला विस्टा म्यूनिसिपल एडवाइजरी काउंसिल, सांता बरबारा काउंटी, कैलिफोर्निया, यूएसए। अगर नोटा हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स पर आ जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो जो सेकंड हाईएस्ट वोट्स विनर है वो जीत जाएंगे, ठीक है। ट्रू स्टेटमेंट ये है कि नोटा वोट काउंट तो हुए लेकिन अफेक्ट नहीं हुआ इलेक्शन पर। मध्य प्रदेश इलेक्शन की बात कर रहे हैं, लोकसभा रिसेंट इलेक्शन में इंदौर मध्य प्रदेश में 2 लाख वोट्स के साथ हिस्ट्री क्रिएट की, हाईएस्ट टैली एवर रिकॉर्डेड था ये नोटा के लिए, और उसके बाद भी कुछ इलेक्शन पर फर्क नहीं पड़ा। कौन से अमेंडमेंट ने रिड्यूस की थी वोटिंग एज 21 से 18 इयर्स लोकसभा असेंबली इलेक्शन के लिए? 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988, सभी को पता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। IPEF मिनिस्टीरियल मीटिंग 2024, इंडो पैसिफिक से रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट ये है कि इंडिया ने जो ऑब्जर्वर स्टेटस लिया है वो पिलर 1 के लिए लिया है ऑफ द IPEF, ये गलत है। इंडिया ने 2nd to 4th IPEF ज्वाइन किया है सप्लाई चेन रिजाइलेंस, क्लीन इकोनॉमी और फेयर इकोनॉमी से रिलेट करके, जिसमें इंक्लूडिंग रिन्यूएबल एनर्जी एंड कार्बन एमिशंस रिडक्शन है, कवरिंग टैक्स एंड एंटी करप्शन पॉलिसीज भी है। ग्लोबल GDP और ग्लोबल गुड्स कितना है टू द 14 पार्टनर्स ऑफ द IPEF रिप्रेजेंट? 40% है ग्लोबल GDP का और 28% है ग्लोबल गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेड का, ठीक है। फॉर्मली साइन नहीं किया है क्लीन इकोनॉमी, फेयर इकोनॉमी एंड IPEF एग्रीमेंट रिसेंट मीटिंग में, तो इंडिया ने साइन नहीं किया है। सिंगापुर में ये मीटिंग हुई थी 6 जून 2024 में। 4 मेन पिलर्स में क्लीन इकोनॉमी है, फेयर एंड रिजाइलेंट ट्रेड है, सप्लाई चेन रिजाइलेंस है, और फिर क्या बचा? अच्छा ठीक है, डिजिटल इकोनॉमी नहीं है, ठीक है। इसकी जगह क्या क्या आ जाएगा? फेयर एंड रिजाइलेंट ट्रेड, सप्लाई चेन रिजाइलेंस, क्लीन इकोनॉमी। डिजिटल इकोनॉमी की जगह फेयर इकोनॉमी यहां पर आना चाहिए था। यूएस का क्या रोल है इंडिया इन द क्वाड अकॉर्डिंग टू द इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी? तो लीडिंग रोल है। एलिमिनेटिंग कॉर्पोरल पनिशमेंट से रिलेटेड अब हम देख लेते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट बी है सेक्शन 17 ऑफ द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ठीक है। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। क्या है? आर्टिकल 39, यहाँ पे जो 39 है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये मैंडेट करता है स्टेट को कि चाइल्डहुड और यूथ फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन इनको प्रोटेक्ट किया जाए। WHO के अकॉर्डिंग 60% चिल्ड्रन जो हैं 2 से 14 ईयर्स के बीच में रेगुलरली फिजिकल पनिशमेंट सफर करते हैं अपने पेरेंट्स और अदर केयर गिवर से। सेक्शन 17 जो है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 2009 एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिट करता है फिजिकल और मेंटल हरासमेंट चिल्ड्रन का इन स्कूल्स, मेकिंग इट अ पनिशेबल ऑफेंस। इनकरेक्ट पूछा है तो डी इनकरेक्ट है। इसमें केस ऑफ जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज है ये मस्ट बी डिस्पोज ऑफ, मतलब जो होना चाहिए वो विद इन 1 ईयर होना चाहिए। बाकी पॉक्सो 2011 में 12 में आया, 2016 में लॉन्च हुआ, एक्ट हमने पढ़ लिया, ये सारे स्टेटमेंट करेक्ट थे। 1990 के बाद RTE मूवमेंट मतलब कौन सी कमेटी की रिपोर्ट से आया? तो राम मूर्ति कमेटी। 25 रिजर्वेशन स्टेटस किसने दिया अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन को प्राइवेट स्कूल्स में? तो कर्नाटका में। कॉर्पोरल पनिशमेंट को क्या कंसीडर किया गया है? तो अब पनिशेबल ऑफेंस सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 ऑफ द RTE एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड, एक मिनट, व्हाट इज द नेम ऑफ द बायनियल मल्टीनेशनल एक्सरसाइज? चलो अब यहां से हम हमारे आ गए हैं 1 लाइनर्स, जल्दी जल्दी से इन्हें हम मार्क करते जाएंगे, ठीक है। तो बायनियल मल्टीनेशनल एक्सरसाइज बीइंग हेल्ड इन ऑस्ट्रेलिया 12 जुलाई टू 2 अगस्त 2024, ये थी पिच बैक, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स
रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स बेस डार्विन में गई हुई थी और पार्टिसिपेट किया इसने एक्सरसाइज पिच बैक में और बायएनियल मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, ऑस्ट्रेलिया में कंडक्ट की गई है और 20 कंट्रीज हैं इसमें, फीचरिंग ओवर 140 एयरक्राफ्ट। कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने मेडिकल डिवाइसेस इंफॉर्मेशन सिस्टम लॉन्च किया है? तो भाई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। बेस्ट स्टेट का अवार्ड किसे मिला है? हॉर्टिकल्चर इन द प्रेस्टिजियस एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2024 नागालैंड को। यूएस बेस्ड टेक्नोलॉजी कंपनी इंटेल कॉर्पोरेशन के साथ एआई रेडीनेस के लिए किसने एग्रीमेंट साइन किया है? गुजरात ने। सीएसआईआर और एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन, ध्यान रखना है इसको अच्छे से, ये जो फाउंडेशन है, ठीक है, इन्होंने एमओयू साइन किया है एक साथ वर्क करने के लिए लाइवलीहुड जनरेशन के लिए अमंग रूरल ट्राइबल एंड फार्मिंग कम्युनिटीज इन जुलाई 2024। कौन सी पावर जनरेशन कंपनी ने घर घर सोलार इनिशिएटिव लॉन्च किया? तो टाटा पावर ने। आईसीएआई किसने ज्वाइन किया है? किसके साथ, मतलब कौन सी मिनिस्ट्री के साथ इन्होंने ज्वाइन किया है एआई ऑडिट टूल के लिए? कॉर्पोरेट को ओवरसी करने के लिए, सो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जुलाई 2024 में शेवेलियर डी लीजन दी ऑनियर अवार्ड, नाइट्स ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर किसे मिला था? रोशनी नाडार मल्होत्रा को। इंडिया की रैंक 5th है जनरेटिव एआई इनोवेशन में, ठीक है। टॉप कौन है? तो भाई चाइना टॉप पर है। आरवीएनएल ने साइन किया है एमओयू कौन सी सिटी के साथ? विच सिटीज मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन फॉर पार्टिसिपेशन इन द अपकमिंग प्रोजेक्ट्स इन इंडिया एंड अब्रॉड? So correct answer is B, New Delhi. In July 2024, NCPCR declared Mica mines as child labor free in Jharkhand. Joint venture of India and Russia delivers 35,000 AK-203 assault rifles to Indian Army in July 2024. 133rd edition of the Durand Cup will be played from in which city? तो इसको खेला जाएगा भाई कोलकाता में, फाइनल पूछा है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने एमओयू साइन किया है एनर्जी कंपनी के साथ टू फैसिलिटेट ग्रीन मोबिलिटी फॉर एचजी वुमेन इन जुलाई 2024 कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज। इंजी ग्रुप हैज साइंड लोन एग्रीमेंट विद एडीबी इन विच स्टेट? सो गुजरात। आईओए के साथ पार्टनरशिप की है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने। शिप ट्रेजेक्टरी प्रेडिक्शन टूल के लिए आईआरएस ने साइन किया है एमओयू आईआईटी बॉम्बे के साथ। 57th एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस लाओस में कंडक्ट होगा। इंडियन आर्मी और रॉयल थाई आर्मी वचीरा प्रकन ताक प्रोविंस ऑफ थाईलैंड मैत्री। इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे 3 जुलाई को आता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एमओयू साइन किया स्टेट ऑफ द टेस्ट आर्ट टेस्टिंग फैसिलिटीज चेन्नई में। जीएसडब्ल्यू एंड जीएफई कोलैबोरेटिव, जापान के साथ इन्होंने जापान में इसका हेडक्वार्टर है, इसको ध्यान से याद रखना, लास्ट टाइम भी पढ़ा था। जीएसडब्ल्यू स्टील और जीएफई स्टील कॉर्पोरेशन जो जापान का है, ये पायलट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ क्लाउड बेस्ड साइबर फिजिकल सिस्टम टेक्नोलॉजीज कंडक्ट कर रहा है और इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछ सकते हैं, ये ध्यान रखना है आपको, इन जापान। यूएस, जापान और साउथ कोरिया ने कंडक्ट किया है फर्स्ट बायलैटरल मल्टी डोमेन एक्सरसाइज नेम्ड फ्रीडम एज इन साउथ कोरिया सदर्न आइलैंड ऑफ जेजू इन जून 2024। Which city has topped the global livability index? तो भाई वियना ने इसे टॉप किया है जो ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है, ठीक है। NASA launches GOES-U 4th and final satellite on SpaceX Falcon Heavy rocket from NASA's Kennedy Space Center located in Florida, US स्टेट इन जून 2024, ठीक है। और इसी के साथ आज का जो हमारा सेशन है यही एंड होता है। ये थे हमारे 125 क्वेश्चंस। अब किसके कितने मार्क्स आए हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। जो भी डाउट रहा हो, जिस क्वेश्चन में नंबर ऑफ क्वेश्चन लिख सकते हो कि इस क्वेश्चन में डाउट है। कुछ एडिशनल पॉइंट जो मैंने आपसे पूछे थे वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आज का सेशन अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और कोई डाउट हो किसी का तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। फ्राइडे 6 PM को हमारा सेशन रहता है फिएस्टास के लिए, वन लाइनर सेशंस के लिए।
25 MCQs का सेशन रहता है वीकली, तो उसको आप लोग जरूर ज्वाइन करिए। ठीक है, चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट मेगा फिएस्टा में और फ्राइडे को 6 PM पर। बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।